हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। या आयनाइजेशन पोटेंशियल। आई शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, आई ई या आई पी। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? वो अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव electron from any isolated gaseous atom। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए, फ्रॉम एनी आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब है, आइसोलेटेड का मतलब होता है सेपरेट एटम। खाली एक एटम होगा, उसमें से ही इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए। मान लो कि X कोई एटम है, गैसियस फॉर्म में है, इसको हमने एनर्जी सप्लाई करी, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस करा +1 गैसियस इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसके बाद देखो, अब ये हम पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इसको हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove first electron। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। ऐसे ही अब मान लो कि अगर हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, अब देखो दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा? X+ में से। X पहला इलेक्ट्रॉन लूज करके X+ बनाएगा। अब फिर क्या होगा? X+ गैसियस फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा, क्या बनाएगा? X+2। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ कि सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। ठीक है, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो इसको हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। amount of energy which is supplied to remove second electron from X+। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। ऐसे ही अगर बात थर्ड की आ जाए तो X+2 गैसियस, X+3 गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको लिखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए गैसियस एटम में से ज़रूरी होती है। पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। सेकंड किस में से निकलेगा? X+ में से। तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, थर्ड निकल रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। अब बात ये आती है कि भाई इनमें से ज़्यादा कौन सी होती है? ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा कौन सी होगी? अब देखो, मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ नाइट्रोजन का। मैंने एग्जाम्पल स्टार्ट कर दिया नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन गैसियस
क्या बना रहा है, n+1 गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। ठीक है, अब देखो पहला इलेक्ट्रॉन किस में से निकला है, नाइट्रोजन गैस में से। अगर इसकी कन्फिग्रेशन करें तो कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। अब देखो, अब आप फाइंड कर लेते हैं जेड इफेक्टिव। तो देखो पहले सिग्मा निकाल लें, तो सिग्मा अगर आप पी पे निकाल रहे हो तो पी के 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो होगी अपने पास n, ये क्या होगी n-1। तो अब अगर हम ये n-1, तो सिग्मा कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं यहाँ पे, एक पे निकालना है, एक को छोड़ दो, बाकी कितने बच रहे हैं, 4। तो 4 × 0.35 प्लस 1 × n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 × 0.85, तो ये आ जाएगा भाई 1.4 प्लस 1.7 3.1। तो जेड इफेक्टिव क्या आ गया, 7 - 3.1 विच इज 3.9। ठीक है, अब आप अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड की, ठीक है, तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड में अब इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा, n+ में से। तो n+ गैसियस क्या बनाएगा, n2+ गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन, दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में से निकल रहा है, n+ में से। तो अब अगर हम कन्फिग्रेशन करें n+ की, तो n से n+ बना, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो n+ की कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p2। तो भाई 1s2 2s2 2p2। अब इलेक्ट्रॉन n+ में से निकल रहा है, इसमें से, मतलब सिग्मा निकाल लें अगर p के इलेक्ट्रॉन पे, तो यहाँ पे ये n होगी, ये n-1। तो अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, एक पे निकाल रहे हो तो कितने बचेंगे, 3। तो 3 × 0.35 प्लस 2 × 0.85, तो 1.05 प्लस 1.7 2.75 यह आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम जेड इफेक्टिव निकाल लें, तो जेड इफेक्टिव जब हम निकालते हैं तो यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 7 - 2.75 4.25। ठीक है, अब देखो जेड इफेक्टिव हमारे को क्या बताता है, जेड इफेक्टिव हमारे को बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो किससे पता लगते हैं, जेड इफेक्टिव से। ही हमने लास्ट टाइम भी देखा था। अब देखो न्यूक्लियस में +7, n = 1 में 2, n = 2 में 1 2 3 4 5। अब इस इलेक्ट्रॉन में अब आप एक चीज को सोचो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में के बीच में क्या है, अट्रैक्शन। ठीक है, टू ब्रेक अट्रैक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। आप खुद से सोच के देखो कि यहां पे ये खड़ा है, अब ये बाहर तो तभी निकलेगा ना जब ये अट्रैक्शन टूटेगी। तो इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। अब जब हम नाइट्रोजन का केस ले रहे हैं तो नाइट्रोजन के केस में मान लो कि ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के केस में इसके ऊपर जेड इफेक्टिव कितना आ रहा है, 3.9। ठीक है, अब अगर आप n+ बनाएं तो n+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूक्लियस में तो +7 ही है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 हैं, 1 2 3 4। अब
इसके केस के अंदर क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन पे जो जेड इफेक्टिव आ रहा है वो कितना है 4.25। मतलब क्या है कि एज कंपेयर टू n प्लस इलेक्ट्रॉन हैज मोर अट्रैक्शन। n के कंपैरिजन में n प्लस के जो इलेक्ट्रॉन है इस पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है, देखो अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड की वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी किससे, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से। ठीक है, किसी भी एटम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड की वैल्यू ज़्यादा होती है आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से। सक्सेसिवली ऐसे ही चलेगा तो एक जर्नल ट्रेंड हमारे पास ये बन जाएगा कि जो आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड है वो ज़्यादा होगी सेकंड से, सेकंड ज़्यादा होगी किससे, फर्स्ट से। ठीक है, तो भाई पहला पॉइंट तो ये बन रहा है इसमें कि जो आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड है ये ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड से, ये ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से फॉर एनी एटम। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिखी है, आयनाइजेशन एनर्जी, और एक लिखा है मैंने आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल जो है इसका मतलब क्या है। अपन एक शुरू में जब यूनिट 2 शुरू करी थी तो एक डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट करा था जिसमें अपन ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्टडी ऑफ कैथोड रे पढ़ा था। ऐसे देखो आयनाइजेशन आपने क्या करा था यहाँ पे कि जैसे मान लो कि हाइड्रोजन गैस ली हुई है, ठीक है, तो आप यहाँ से पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। तो जब हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं तो हमने ये पढ़ा था कि जो गैस है वो टूट के क्या बनाती है, एटम, और साथ में क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को लॉस। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, वो पोटेंशियल जो हमें अप्लाई करना पड़ेगा किसी भी गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। दोनों की डेफिनेशन में फर्क है। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ पोटेंशियल विच मस्ट बी अप्लाइड in discharge tube, which must be applied in discharge tube to remove electron from gaseous atom। गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो पोटेंशियल हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि भाई पोटेंशियल और एनर्जी में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल आप निकाल सकते हो एनर्जी बाय चार्ज करके। आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर ये मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल रहा हूँ, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इक्वल होता है, ये हमने पहले सेकंड यूनिट में पढ़ ली है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। ठीक है, एनर्जी और वर्क की यूनिट जो है वो सेम होती है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो इक्वल आएगा आयनाइजेशन एनर्जी इन जूल अपॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी इन जूल अपॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना लेके चलते थे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो कहीं अगर आपको
क्वेश्चन मिल जाता है रिलेशन का, तो यू कैन सोल्व दैट। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम इसमें पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले तो पॉइंट ये है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। देखो आयनाइजेशन एनर्जी एक तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ एटम के। अगर एटम का साइज छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, आप दिमाग लगा के देख लेना कि भाई ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं। मान लो कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में +7 चार्ज है और साथ में 7 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ठीक है, अब +8 है, या हम मान लेते हैं इसी में नीचे आते हैं न्यूक्लियस +15। ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन है। तो जितना साइज छोटा होगा न्यूक्लियस, देखो हमें करना क्या है कि न्यूक्लियस के पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच में ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इनको तोड़ना है, और इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है वही आयनाइजेशन एनर्जी होती है। अब जितना साइज छोटा होगा आखिरी का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा। अब इनके बीच में कूलम्बिक फोर्सेस होते हैं, वो हम ऐसे निकालते हैं Q1 Q2/R, ये चार्ज होता है। ठीक है, अब जितना बीच का डिस्टेंस कम होगा जो हमारे पास फोर्स हैं, पूरा फॉर्मूला ये होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R। ठीक है, ये रिलेटिव परमिटिविटी होती है, ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, अब आप सोच के देखो कि भाई जितना डिस्टेंस कम होगा, R जो है ये डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज है। अब जितना डिस्टेंस कम होगा फोर्स उतने ज़्यादा होंगे, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। तो क्योंकि ये पास में होंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा आएंगे। तो पहला पॉइंट तो यही है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज के। इसके बाद ठीक है, देखो दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियर चार्ज के। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, या आप ये कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा किसके, जेड इफेक्टिव के। जेड इफेक्टिव क्या था, लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्सेस जितने ज़्यादा होंगे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास एक पॉइंट लगता है, एक तो ये हो गया। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी साइज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जेड इफेक्टिव के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी न्यूक्लियर चार्ज के। तो यहाँ से आप ट्रेंड बना सकते हो। ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम मतलब आप पीरियोडिक टेबल में चल रहे हैं, टॉप से बॉटम जाते हुए साइज क्या होता है, इंक्रीज। और टॉप से बॉटम के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपने किससे सॉल्व करने हैं, शेल नंबर से, शेल नंबर या साइज से। साइज इंक्रीज हो रहा है, अगर साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। तो टॉप से बॉटम जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, ये एक जनरल ट्रेंड है, एक्सेप्शन हम बाद में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड, किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हुए साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो भाई ये तो है जनरल ट्रेंड। अब हम पढ़ते हैं कि भाई एक्सेप्शन क्या क्या है। ठीक
ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपने ये ध्यान रखना है कि जिसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुल्ली फील्ड या हाफ फील्ड है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बाकियों से ज़्यादा होती है। ठीक है, मैं पॉइंट लिख देता हूं आपको। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज एक्सेप्शनली हाई। जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड कन्फिग्रेशन है इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, मान लो कि जैसे अपने पास एग्जाम्पल है नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3। अब जो p है इसका लास्ट का, इसमें तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। दिस इज हाफ शेल कन्फिग्रेशन। ऐसे ही मान लो कि नोबल गैसेस हैं। ठीक है, नोबल गैसेस में क्या होता है, फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन। तो इनकी भी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। अब आपने ने पढ़ा कि लेफ्ट से राइट जाते हुए अपन ने ये लिखा है कि लेफ्ट से राइट जाते हुए एनी पीरियड में साइज डिक्रीज होगा और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। अब मैं लेके चल रहा हूं पीरियड सेकंड और देखो एक्सेप्शन कैसे बनेगी। पीरियड सेकंड में आता है लिथियम एटॉमिक नंबर 3, फिर आता है बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, फिर आता है बोरोन एटॉमिक नंबर 5, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, नियोन एटॉमिक नंबर 10। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे, ठीक है, इन दो को छोड़ो, जैसे हम यहाँ पे चल रहे हैं तो लेफ्ट से राइट जाते हुए ये तो नोबल गैस है। ठीक है, इनकी तो क्या होगी, हाईएस्ट होगी किसमें, पीरियड में, क्योंकि इनकी कन्फिग्रेशन स्टेबल है, टूट ही नहीं सकता। ठीक है, अब लेफ्ट से राइट जाते हुए यहां तक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए किससे, नाइट्रोजन से, लेकिन ऐसा नहीं होता। पॉइंट ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट जो है वो नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है किससे, ऑक्सीजन से। क्यों होगा ऐसे, क्योंकि भाई इसकी हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है। ठीक है, नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन हाफ फील्ड है, ऑक्सीजन की करें तो ये बनेगा 2p4। तो यहाँ पे हाफ फील्ड नहीं है, इससे एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है। तो पहला पॉइंट तो ये आ रहा है भाई कि जो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है वो किसकी ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से। आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से। ठीक है, अब मान लो कि अपने पास क्वेश्चन आ जाए कि सेकंड कंपेयर करो। ठीक है, वो आपको कह दे बताओ आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड जो है वो किसकी ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन की या ऑक्सीजन की। ठीक है, अब आपने कंपेयर कौन सी करनी है, सेकंड। तो देखो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन सोल्व करते हुए ऐसे करना है, नाइट्रोजन गैसियस कन्वर्ट होके N+ गैसियस बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। अब सेकंड की इक्वेशन लिख लो, तो N+1+ कन्वर्ट होके क्या बना रहा होगा, N2+ गैसियस और इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होगा, इसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। आपने ऑक्सीजन की और इसकी कंपेयर करनी है, तो ऑक्सीजन की भी रिएक्शन बना लो। ऑक्सीजन O+ इलेक्ट्रॉन O1+ कन्वर्ट होके O2+ बना रहा है और इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। अब देखो नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन क्या थी, 2s2 2p
3। इसकी n+ की क्या बन गई 2s2 2p2, क्योंकि इसने क्या करा एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो यहाँ आखिरी से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, तो भाई इसकी n+ की कन्फिग्रेशन क्या बन रही होगी 2s2 2p2। अब आ जाओ इस ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन की कन्फिग्रेशन क्या थी, ऑक्सीजन की कन्फिग्रेशन थी 2s2 2p4, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया p में से तो क्या बन गई 2s2 2p3। अब O+ की कन्फिग्रेशन क्या है 2s2 2p3। अब अगर आप इसको ऑर्बिटल में पिक्चराइज करो 2p3 का मतलब है 1 2 3। अब ये n+ है क्योंकि हमने ये कंपेयर करना है सेकंड वाला। अब पहले वाले को रब कर दो। ठीक है, हमने क्या कंपेयर करना है ये सेकंड वाला। अब सेकंड वाली को अगर हम देख रहे हैं तो ऑक्सीजन की हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है, नाइट्रोजन की नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड जो है वो किसकी ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो आयनाइजेशन एनर्जी पहली ज़्यादा होती है नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड जो है ये ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ड्यू टू दैट हाफ फील्ड स्टेबल कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो अब पॉइंट ये बनता है भाई लेफ्ट से राइट जाते हुए क्या हो रही थी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, तो भाई बोरोन से ज़्यादा होगी किसकी कार्बन की। ठीक है, अब नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है किससे ऑक्सीजन से, तो अब क्या आएगा ऑक्सीजन, फिर क्या आएगा नाइट्रोजन, फिर क्या आएगा फ्लोरीन, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी नियोन की। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे ये लगेगा। अब इसके बाद जब एक टर्म आती है पेनिट्रेशन इफेक्ट, और पेनिट्रेशन इफेक्ट के बेस पे हम देखते हैं कि क्या एक्सेप्शन बन सकती है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है पेनिट्रेशन इफेक्ट पे। देखो वो क्या होता है। आयनाइजेशन एनर्जी एंड पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब देखो सबसे पहले पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है। इसका मतलब है फॉर सेम शेल के अंदर इट इज इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P एज कंपेयर टू S। सेम शेल के P में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एज कंपेयर टू S। इसका ये क्यों होता है अब आप खुद से सोच के देखो मान लो कि आप n = 3 का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो ये मान लिया कि न्यूक्लियस है। अब n = 3 में आपने पढ़ा था कि 3s पहले आएगा, फिर क्या आएगा 3s के बाद आएगा 3p और फिर क्या आएगा 3d। अब न्यूक्लियस के पास कौन सा है 3s। अब इस अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्सेस ज़्यादा होंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर s और p में इलेक्ट्रॉन है तो p का इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा और s का इलेक्ट्रॉन बाद में निकलेगा। ठीक है, अब आप लिख सकते हो कि जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ S इज मोर एज कंपेयर टू D, S का ज़्यादा होगा D से, D का ज़्यादा होगा F से। ठीक है, पेनिट्रेट का मतलब होता है अंदर की तरफ मूव करना। अब सेम शेल के लिए S अंदर होता है, P बाहर होता है, तो P का इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा। अब क्वेश्चन में इसको यूज कहाँ करना है, तो भाई ग्रुप 2 और ग्रुप 13, इसका जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ग्रुप 2 और ग्रुप 13 के क्वेश्चन के ऊपर हमेशा आपने पेनिट्रेशन इफेक्ट लगाना है।
पॉइंट ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट जो है ये ग्रुप 2 की ज़्यादा होती है ग्रुप 13 से, ड्यू टू दैट पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब देखो ये क्यों है, आप एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसका। भाई मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ग्रुप 2 में से आप ले लेते हैं बेरिलियम, ठीक है, और भाई ग्रुप 13 में से मैंने ले रखा है बोरोन, ठीक है। अब देखो जब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, कन्फिग्रेशन करें तो 1s2 2s2, इसकी करें तो 1s2 2s2 2p1, जो शेल पूरी होती है उसको छोड़ दो। अब देखो डेफिनेशन पढ़ो, फॉर सेम शेल, सेल जो है वो सेम होनी चाहिए। इट इज इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी एज कंपेयर टू एस। अगर वैलेंस जो शेल है वो सेम है तो उसके पी में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एज कंपेयर टू एस। इसी को पेनिट्रेशन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो भाई अब होगा क्या कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देगा एज कंपेयर टू बेरिलियम, ठीक है। एज वैलेंस शेल इज 2, वैलेंस शेल जो है वो 2 है, ये फॉर सेम शेल P विल लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, P जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा आसानी से, तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट जो है वो बेरिलियम की ज़्यादा होगी, किससे, बोरॉन से, ठीक है। तो भाई ये पेनिट्रेशन इफेक्ट था। अब बात आ जाए, अगर मान लो कि वो आपसे बेरिलियम और बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड कंपेयर करने के लिए कह दे, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड जब हम कंपेयर करेंगे तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड ऑफ बेरिलियम एंड बोरोन, आप एल्यूमिनियम लिख लो, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप 2 पूरा और ग्रुप 13 पूरा सेम है, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आता है, तो मैग्नीशियम की कन्फिग्रेशन करें तो आखिरी में आएगा 3s2, नियोन नोबल गैस 3s2, एल्यूमिनियम आ रहा होगा 3s2 3p1। तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी एल्यूमिनियम से। आपने कंपेयर करनी है सेकंड, तो भाई सेकंड के लिए क्या होगा, पहले वही रिएक्शन बनाओ, मैग्नीशियम गैस कन्वर्ट हो रही होगी, मैग्नीशियम +1 गैस में इलेक्ट्रॉन को लॉस करके आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, मैग्नीशियम 1+ कन्वर्ट हो रहा होगा, मैग्नीशियम 2+ इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। हमें यही रिएक्शन चाहिए। मैग्नीशियम +1 की कन्फिग्रेशन 1 लूज कर दिया तो क्या बन रहा होगा 3s1, नियोन 3s1। अब आप एल्यूमिनियम के लिखो, तो एल्यूमिनियम +1 कन्वर्ट होके एल्यूमिनियम +2 इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। एल्यूमिनियम +1 की जो कन्फिग्रेशन है वो आएगी 3s2। अब देखो क्योंकि P में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा। अब यहाँ पे क्या है कि s ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, और जो कंप्लीटली फिल्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अब अगर आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड कंपेयर करें तो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड किसकी ज़्यादा होगी, ये एल्यूमिनियम की ज़्यादा होगी, किससे, मैग्नीशियम से। तो भाई आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड जो है ये ज़्यादा आ रही होगी किसकी, एल्यूमिनियम की एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। और यहाँ लिखें तो बोरोन की ज़्यादा आएगी बेरिलियम से आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये था भाई पेनिट्रेशन इफेक्ट, और उसके रिगार्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी का क्या कंसेप्ट होगा, ठीक है। आप एटॉमिक साइज का वेरिएशन पढ़ सकते हो। इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट जो है
अब इसके बाद वेरिएशन में आप टेबल की वेरिएशन मैं आपको बता चुका हूँ कि टॉप से बॉटम जाते हुए इंक्रीज़ होगा, कहाँ पे डिक्रीज़ होगा, आपने वो सब चीज़ें ध्यान रखनी है। अब मैं ग्रुप 1 का पूरा बना देता हूँ आपको, सॉरी पीरियड सेकंड का, आप बाकी करके देख लेना, ठीक है। तो भाई पीरियड सेकंड में जो एलिमेंट आते हैं वो पहले लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब लेफ्ट से राइट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। अब विद एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस के बाद ट्रेंड क्या बन रहा है, लिथियम। अब बेरिलियम और बोरोन में से किसकी ज़्यादा है, बेरिलियम की, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। यहां पे पेनिट्रेशन इफेक्ट लगेगा इन पे। तो लिथियम के बाद आएगी बोरोन की, बोरोन से ज्यादा होगी बेरिलियम की, ठीक है। बेरिलियम के बाद आएगी कार्बन की। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसकी ज्यादा थी, नाइट्रोजन की, ड्यू टू हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन। तो फिर आ रहा होगा ऑक्सीजन, फिर आएगा नाइट्रोजन, फिर आएगा फ्लोरीन और लास्ट में क्या आएगा, नियोन। तो भाई ये बनेगा पीरियड सेकंड पूरा, ठीक है। ये पीरियड सेकंड के अंदर सारे केस बनेंगे। इसके बाद अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, एक हमने एल्यूमिनियम और गैलियम पे जब हमने एटॉमिक साइज पढ़ा था तो हमने वहाँ पे एक्सेप्शन लिखा था, आयनाइजेशन एनर्जी में भी होता है वही। तो देखो वो कैसे बनेगा। अब आप चल रहे हैं ग्रुप 13 में। ग्रुप 13 के अंदर पहला एलिमेंट बोरोन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम। आपने पहली वीडियो में पढ़ा था कि जो एटॉमिक साइज है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, किसका, एल्यूमिनियम का और गैलियम का, ठीक है। लेकिन और जर्नल ट्रेंड क्या है, टॉप से बॉटम जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है वो ज़्यादा होगी गैलियम की एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, ठीक है। आप टेबल खोल लेना, ठीक है, आपको वैल्यूज दे रखी होंगी, आप उसके बाद आप क्वेश्चन सोल्व करें, ठीक है। आपने सीधे रट्टे नहीं मारने कि नीचे जा रही है, डिक्रीज हो रहा है। हर लाइन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलेगी, आपको वो गड़बड़ी देखनी है क्या है और वही समझना है, ठीक है। एक्सेप्शन भी कुछ नहीं होता, हर किसी का एक जर्नल एक्सप्लेनेशन है। अब ये क्यों होता है, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे हम गैलियम पढ़ रहे हैं तो गैलियम की कॉन्फ़िगरेशन हमने ये लिखी थी 3d10 4s2 4p1। मैंने आपको वहाँ बताया था कि जो D का स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो पुअर होता है। तो मतलब कि D के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करते ज़्यादा, ठीक है। अगर मान लो कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में +31 चार्ज होगा। अब अगर ये ज़्यादा रिपेल नहीं कर रहे तो आखिरी इलेक्ट्रॉन के साथ जो अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन मोर एज लो रिपल्शन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। अगर इनर इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन कम है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है वो किसकी ज़्यादा होती है, गैलियम की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट टाइम हम इसके क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। आप इसको पढ़ें अच्छे से, इसके बाद हम क्वेश्चन करके फिर हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो स्टार्ट करेंगे। तो आप इसको पढ़ के रिवाइज करो। थैंक यू। अब देखो नेक्स्ट टाइम आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कह रहा है कि 4 एलिमेंट हैं। जो एलिमेंट फर्स्ट है वो कह रहा है कि जो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है
वो तो 2372 है, ठीक है। और वो कह रहा है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड है वो 5251 है, ठीक है। इसके बाद वो हमारे को ये कह रहा है कि जो एलिमेंट सेकंड है, एलिमेंट सेकंड जो है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट 520 है और 7300 है। फिर वो कह रहा है कि एक एलिमेंट थर्ड है, एलिमेंट थर्ड है जिसकी पहली आयनाइजेशन एनर्जी 900 है और जो दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी है वो 1760 है, ठीक है। और वो हमारे को कह रहा है कि जो एलिमेंट फोर्थ है इसकी पहली आयनाइजेशन एनर्जी 1680 है और दूसरी 3380 है। अब वो कह रहे हैं कि इनमें से एक एलिमेंट तो नोबल गैस है, वो कह रहा है इनमें से एक रिएक्टिव मेटल है, वो कह रहा है इनमें से एक रिएक्टिव नॉन मेटल है और वो कह रहा है कि जो लास्ट है वो एक मेटल है, ए मेटल दैट फॉर्म्स a stable binary compound MCl2। उसने हमारे को क्वेश्चन में ये कह रखा है कि चार एलिमेंट हैं, चार एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड की वैल्यू बता रखी है और वो हमारे को कह रहा है कि इनमें से एक तो नोबल गैस है, एक रिएक्टिव मेटल है, एक रिएक्टिव नॉन मेटल है और एक वो मेटल है जिसका बाइनरी कंपाउंड MCl2 का बनता है, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर अब आप देखो जो रिएक्टिव मेटल है ये होता है ग्रुप 1। तो हमने एक तो ये देखना है कि भाई ग्रुप 1 की मेटल कौन सी है, एक वो हमारे को कह रहा है कि रिएक्टिव नॉन मेटल है और एक कह रहा है कि एक मेटल है जो बाइनरी कंपाउंड बनाता है MCl2। अब आप सोच के देखो, आपने ये पढ़ा होगा जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, तो ये फॉर्मूला किस ग्रुप का बन सकता है, ग्रुप 2 का, क्योंकि ग्रुप 2 की जो मेटल है वो कह रहा है कि मेटल है जिसका स्टेबल बाइनरी कंपाउंड बनता है क्लोरीन के साथ और फॉर्मूला होता है MCl2। तो MCl2 तो किसका बनता है, ग्रुप 2 का। तो हमने ये देखना है कि एक ग्रुप 1 है, एक ग्रुप 2 है, एक नॉन मेटल है और एक नोबल गैस है। अब जो हम आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ चुके हैं उनको सोचो। तो आपा ने ये पढ़ा था कि नोबल गैसेस जो हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट जो है ये क्या होती है, मैक्सिमम। किसी भी पीरियड के अंदर जो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है मैक्सिमम होती है किसकी, नोबल गैसेस की। तो भाई इनमें से आप ये देखो कि आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट कौन सी ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि जो एलिमेंट 1 है वो तो क्या होगा, नोबल गैस होगा। तो नोबल गैस जो हैं ये कौन से आ रहे होंगे, एलिमेंट 1। तो एलिमेंट 1 तो क्या होना चाहिए, नोबल गैस होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ से ही इंडिकेशन मिल रहा है हमारे को। अब इसके बाद फिर हमने ये पढ़ा था कि लेफ्ट से राइट जाते हुए, लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड, किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो अब ग्रुप 1 जो है, अब आप सोच के देखो, ऐसे लिखा था आपने लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो ये जो पीरियड सेकंड है इसमें लिथियम जो है इसकी क्या होती है, मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट,
ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगती है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है वो मिनिमम होती है किसकी, ग्रुप 1 की। किसकी होती है, ग्रुप 1 की। तो अब आप ये देखो कि इनमें से मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, तो भाई इसका मतलब क्या है कि ये जो रिएक्टिव मेटल है ग्रुप 1 की, ये कौन सी होगी, एलिमेंट 2। ठीक है, ये दो तो इजी थे जो कि आसानी से पता लग सकते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी पहली सबसे कम होती है ग्रुप 1 की, वो सिलेक्ट हो गया। आयनाइजेशन एनर्जी पहली मैक्सिमम होती है नोबल गैसेस की, वो सिलेक्ट हो गए। तो ये तो दो आपके सोल्व हो जाएंगे। इसके बाद बात बचती है कि नॉन मेटल और जो ये हमारे पास मेटल है ग्रुप 2 की, इसको कैसे सोल्व करोगे। अब देखो नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल इनकी टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इनकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, मेटल की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है। अगर इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, तो नॉन मेटल में हम पढ़ेंगे कि जो टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम ऑफ नॉन मेटल्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, वो क्या होती है, मिनिमम। अब आयनाइजेशन एनर्जी किससे रिलेट करती है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब तो यही है कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या है, कम है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी नॉन मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो अब हमारे पास ये एक तो बनता है मेटल का केस और एक बनता है नॉन मेटल का। अब मेटल और नॉन मेटल में से आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट किसकी ज़्यादा होगी, नॉन मेटल की। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये एलिमेंट 4 होगा, ये क्या होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए। तो ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा, नॉन मेटल, मतलब एलिमेंट 4। तो इसका मतलब है कि ये क्या बच रहा होगा, एलिमेंट। ठीक है, अब इसके अलावा ये यहाँ से आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास ये जो सारा उसने बता रखा था ये क्या बनेगा। अब इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि अब आप खुद से सोच के देखो कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में से किसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी, ग्रुप 2 की, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। तो ये 500, ये ऐसे बनेगा ना, ग्रुप 1 और ये ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में से इसकी ज़्यादा होगी, तो इसलिए किसकी ज़्यादा आ रही होगी, ये 900 वाली। ठीक है, तो आप यहाँ से ऐसे क्वेश्चन और आपको बुक में मिलेंगे, आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको वो कन्फिग्रेशन के क्वेश्चन भी दे सकता है, और इसके अलावा वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आयनाइजेशन एनर्जी 5वीं किसकी ज़्यादा होगी, दूसरी किसकी ज़्यादा होगी। तो आपको वो पूरा बना के देखना है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन आ जाता है और क्वेश्चन में वो हमारे से ये पूछ रहा है कि भाई बताओ आयनाइजेशन एनर्जी 5वीं किसकी ज़्यादा होगी, जर्मेनियम की या आर्सेनिक की। ठीक है, तो देखो सोल्व कैसे होगा। आयनाइजेशन एनर्जी 5th पूछ रहा है वो, जर्मेनियम या आर्सेनिक। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है भाई 33 और आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर होता है 32। ठीक है, तो अब उसमें वो हमारे से ये पूछ रहा है कि बताओ आयनाइजेशन एनर्जी 5 किसकी ज़्यादा होगी। तो अब आपने क्या करना है
कन्फिग्रेशन करनी है। आर्सेनिक ग्रुप 15 का एटॉमिक नंबर 33, जर्मेनियम ग्रुप 14 का एटॉमिक नंबर 32। अब देखो तो भाई इसकी कन्फिग्रेशन अगर हम करें तो 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10 3s2 3p6 4s2 3d10, यहाँ तक आते आते 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30, यहाँ तक 30 हो गए। इसके बाद क्या आता है 4p2, ठीक है 4p2। अब आर्सेनिक के लिए अगर हम करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, यहाँ तक 30 हो गए, 33 भरने हैं ना, तो क्या आएगा 4p3। तो इसकी कन्फिग्रेशन बनेगी ये। अब देखो d इलेक्ट्रॉन 4s और 3d में से किस में से पहले निकलते हैं, 4s में से, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अब आप क्या करो, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इसको ऐसे लिख लो 3d10 4s2 4p3 3d10 4s2 4p2। अब उसने हमारे से पूछा आयनाइजेशन एनर्जी पांचवी का मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, 5वां इलेक्ट्रॉन आपने निकालना है। तो अब देखो तो भाई क्या होगा, जर्मेनियम +4 कन्वर्ट होके बना रहा होगा जर्मेनियम +5, और भाई ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा आयनाइजेशन एनर्जी 5वें पे। अब जर्मेनियम +4 का मतलब है कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो 4 कौन से निकलेंगे, ये वाले, ठीक है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये खत्म हो गए तो भाई जर्मेनियम +4 की कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, ठीक है, क्योंकि 4 निकल गए, 2 ये और 2 ये, 4 निकल गए, ये बन गया। अब आर्सेनिक +4 से आर्सेनिक +5 जब बनेगा तो देखो इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, 3 तो निकलेंगे p में से, चौथा निकलेगा s में से, तो आर्सेनिक की कन्फिग्रेशन क्या बच रही है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। तो भाई आर्सेनिक +4 की कन्फिग्रेशन तो ये होगी, जर्मेनियम +4 की कन्फिग्रेशन जो है वो ये होगी। अब आपने 5वां इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो तो कहाँ से निकलेगा, 3d में से। इसका 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, 4s में से। अब d तो पूरा है, d तो स्टेबल कन्फिग्रेशन पे है ना, 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो स्टेबल है। ये स्टेबल 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके होएगा, तो इसका मतलब क्या है कि आर्सेनिक 5वां इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा एज कंपेयर टू जर्मेनियम। अब ये स्टेबल है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्वेश्चन में उसने ये पूछा कि आयनाइजेशन एनर्जी 5वीं किसकी ज़्यादा है, तो भाई चौथे पे ये स्टेबल है तो 5वें पे इसकी ज़्यादा होगी। तो जर्मेनियम की आयनाइजेशन एनर्जी 5 ज़्यादा होगी किससे, आर्सेनिक से। इसके ऐसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको ऐसे कन्फिग्रेशन बना के ही सोल्व करने हैं, ठीक है। तो भाई ये हमारा पूरा टॉपिक था आयनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है। आपने इसको पढ़ के अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट टाइम हम हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।